जो टैरिफ का वॉर शुरू हुआ है वो चरम पर जाने की तैयारी कर रहा है। बात अमेरिका के टैरिफ की नहीं है, वो तो जानते ही थे, वो लगे भी तब भी मार्केट ने कुछ ज़्यादा तेज़ रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन तब आया जब चाइना ने कहा कि हमें आपकी बात नहीं सुननी, हमें नेगोशिएबल टेबल पे नहीं आना और 34% हम लगाते हैं। आप जितना टैक्स हम पे लगा रहे हैं कम से कम उसका 50% टैक्स उन्होंने भी लगा दिया। यहाँ से बात बड़ी है आगे। ये एक मैसेज जाता है कि दूसरे देश भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। इससे क्या होगा, अमेरिका वर्सेस दूसरे देश हो जाएंगे। इससे ये होगा कि नेगोशिएशंस कम होंगी। इससे ये होगा कि सबका स्टांस में डिमांड सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। इससे ये भी होगा कि जिनका एक्सपोर्ट्स करने वाली कंट्रीज़ हैं, टैरिफ की वजह से उनके अपने अपने देश, बोथ द कंट्रीज़, एग्जाम्पल के लिए चाइना और यूएस, दोनों में इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, स्पेशली यूएस के अंदर, क्योंकि वो तो अपने टोटल सप्लाई चेन का, अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स के एंगल से कपड़े, जूते, जो और एसेसरीज़ होती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मोर देन 60% वो इंपोर्ट कर रहा है अपनी बैलेंस शीट्स का। तो अगर 60% प्रोडक्ट को वो बढ़ा रहा है, रेट दूसरे देश बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये सोचने की बात है कि उनके देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर कितना होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। तो यूएस को भी टैरिफ पे हो सकता है वापस सोचना पड़े, बट अभी तो दोनों नेताओं का, या फिर बोलूँगा देश भर में जहाँ जहाँ भी रेसिप्रोकल टैक्सेस लगे हैं, क्योंकि भारत का स्टेक छोटा है इसलिए भारत पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं आएगा। ये जो आज इम्पैक्ट देख पा रहे हैं करीब 1900-2000 पॉइंट तक की बैंक निफ्टी है। आप मेरे से क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि इम्पैक्ट छोटा है क्या, ये तो बहुत बड़ा है। 2000 पॉइंट एक दिन में साफ हो गए। हमने कुल मिला के 3-3.25 पॉइंट्स की तो रिकवरी की थी। 52,000 तक ही तो पहुँचे थे, 48,000 से 4,000 पॉइंट की रिकवरी हुई थी और उसमें से 2,000 पॉइंट तो आज में चले गए। 1,000 पॉइंट एक दिन पहले चले चुके। तो देखा जाए तो आज 49,500 पे हम पहुँच गए, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने क्रिटिकल लेवल को भी ब्रेक नहीं किया। एक बार स्क्रीन पर वो दिखाइएगा, वो 48,000 वाला क्रिटिकल लेवल है और वहाँ से अभी भी हम 1,500 पॉइंट ऊपर हैं। तो मैं अभी भी बैंक निफ्टी को खतरे के निशान में ना जाता हूँ देखता हूँ, ना डर रहा हूँ, ना घबरा रहा हूँ। मेरे को जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी निफ्टी के पास ज़्यादा है। निफ्टी में 2 मेजर प्रॉब्लम्स है। पहला, एक तो ऑटो स्टॉक्स और दूसरा आईटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर थे इस बार के सीरीज़ के। आईटी और ऑटो ग्लोबल पैरामीटर्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपकी सप्लाई चेन बिगड़ेगी तो सबसे पहला इम्पैक्ट ऑटो पे आएगा। और अगर आप आईटी का हिसाब से देखें तो यूएस के अंदर अगर स्लो डाउन और मंदी आती है तो आईटी बजट्स घटेंगे, उसका नुकसान देश की आईटी कंपनीज़ को मिलेगा, जिसलिए परसेंटेज में फॉल भी ज़्यादा है, दिक्कत भी ज़्यादा है। अगर आप वैसे देखें भारत के डोमेस्टिक अपने हिसाब से, तो एक सेक्टर बिल्कुल फिट बैठता है, दैट इज़ कॉल्ड एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स दिखाओ। आज सुबह जब 1,000 पॉइंट नीचे था निफ्टी, पहला शेयर जो हर निशान में आया वो था गोदरेज सीपी। आज आप देखोगे निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स अपने पीयर इंडाइसिस से करीब 50% ही है। अभी अभी आपने देखा होगा 4% आईटी, 4% ऑटो टूटा हुआ था, लेकिन ये नहीं टूटा। और एक कुछ एक शेयर्स तो बाकायदा हरे निशान के भी हैं। आप चाहो तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के बहुत सारे शेयर्स दिखा सकते हो एफएमसीजी सेगमेंट के। बट एनी हाउ, तो कहने के बाद सिर्फ यही है कि प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम्स आंकड़ों में दिख रही है, बट ये है कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सेकंड क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा। मेरे पास भी इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं, तर्क हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे पॉइंट्स थोड़ा ना सुने और हमारे मेहमानों के पॉइंट्स ज़्यादा सुने। अजीत मिश्रा अपने काफ़ी स्टडी करके आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं तो काफ़ी सालों से कनेक्टेड हूँ उनसे, शायद मेरे को 10 साल से ज़्यादा हो गया होगा। अजीत सर को एक बार ज़रा दिखाइएगा। अजीत सर, 10 साल हो गए आपको और हमको टीवी पे एक साथ, या इससे कहीं ज़्यादा भी साल हुआ? मेरे को लगा 10 साल से भी ज़्यादा हो गए डिप्पी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 13-14 साल ज़्यादा हो गए ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 13-14 साल हो गए हमें एक साथ टीवी स्क्रीन शेयर्स करते हुए, आपसे बातचीत करते हुए और आपके इंटेलिजेंस देखते हो। आप मेरे बाल तो खैर आधे से ज़रा सफ़ेद हो चुके हैं, अब आपके अभी भी काले बाल हैं, ब्लैक हेयर्स हैं आपके। अच्छे से आपने मेंटेन भी रखा अपने आप को, इसके लिए भी अच्छा है, बधाई हो आपको। अच्छा अजीत सर, आज जो मार्केट है वो तो बेहद ही ख़राब है। मैं अभी आपसे चर्चा करता हूँ, एक काम करता हूँ, उससे पहले क्या ना एक रिपोर्ट कार्ड दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक बार ज़रा रिपोर्ट कार्ड मैं दिखाता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ सर।
चंदन तापड़िया से फ्राइडे को बात थी। फ्राइडे को मैं छुट्टी पे था, किसी कारण में तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ा उस दिन छुट्टी पे था। लेकिन मेरे सहयोगी ने ये शो किया, तो उन्होंने जो शेयर्स आपके सामने रखे, जो खरीदे होंगे, स्वाभाविक सी बात है उन सबके स्टॉप लॉस ही लगे होंगे। चाहे वो इंटरग्लोब हो, जो कि क्रूड का बेनिफिशियरी हो सकता था लेकिन नहीं होगा क्योंकि यूफोरिया से पिटा। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोलगेट, ये सारे शेयर्स थे जिनके स्टॉप लॉसेस कटे। लेकिन जो बेचे गए शेयर्स, उनमें जैकपॉट भी लगे। अगली प्लेट कुछ कुछ वैसे ही है। भारत फोर्ज को बेचने की रिकमेंडेशन थी, 8% आया। वेदांता को बेचने की रिकमेंडेशन 7%। दीपक नाइट्रेट को बेचने की रिकमेंडेशन 6%। क्योंकि जब इस तरह का मार्केट होता है ना, उसमें इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं काम करती, लेवल्स भी ज़्यादा काम नहीं करते। उस समय एक भीड़, एक उन्माद, एक तरह का अराजकता वो काम करती है। खराब है तो फिर सब खराब है, अच्छा है तो फिर सब ठीक है। ये यूफोरिया मार्केट्स के अंदर हावी हो जाता है, फिर गधे और घोड़े में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी आप इस हिसाब से देख सकते हैं, अगर 3 का एसएल कटा तो 3 ने जैकपॉट दिया। तो आप, मेरे को नहीं पता आपने शॉर्ट रखे या आपने लॉन्ग रखा। लॉन्ग रखे होंगे तो सब पिटे होंगे, अगर शॉर्ट रखा होगा तो जैकपॉट लगे होंगे। तो हमने तो पूरा रिपोर्ट कार्ड जो था वो दिखा दिया। अब अजीत सर से करते हैं जरा बातचीत, और इनसे जो भी शेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे, स्टॉप लॉसेस टारगेट जो आपको दिखेंगे स्क्रीन पर भी, उनको आप जरा नोटिस कर लीजिएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप एकदम से ख़रीदने पे आ जाओ, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उसको नोटिस ज़रूर करो। और अगर मौका लगे, लिक्विडिटी आपको अलाउ करती हो, लिवरेज आपका अलाउ करता हो, तो थोड़ा बहुत ख़रीदारी भी करनी चाहिए। कई बार मौका भी होता है ये। मैं तो इसको मौके की तरह देख रहा हूँ। जब तक 48,000 बैंक निफ्टी का नहीं तोड़ता, जो प्रीवियस लो है, और दूसरा मेरे को निफ्टी के अंदर भी 21,800 से नीचे की ज़्यादा अभी तक तो बड़ी गिरावट नहीं दिखती। लेट्स सी अजीत सर क्या कहते हैं। अजीत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया। आज जो होना था ये स्वाभाविक है, क्योंकि तो सैटरडे को ही पता लग गया था कि मंडे को आप क्या करने जा रहे हो। तो काफ़ी सारे लोगों को तो सैटरडे संडे इसलिए भी नींद नहीं आई कि मंडे को हम गैप डाउन करेंगे। तो उन्होंने जो क्वार्टरली पैसे आते हैं ना सर, अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते हैं सेटलमेंट के, वो सारे के सारे पैसे आज ज़्यादातर लोगों ने सुबह फिर से अपने अकाउंट्स में डाले ताकि मार्जिन को पूरे कर सके रखें हम। आप बताइएगा सर आगे क्या होगा, ये गिरावट एक्सटेंड होगी, चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर ये वन डे एपिसोड है, बहुत ज़्यादा डैमेज, बहुत बड़ा हिस्सा आज ही आज हमने डिस्काउंट कर लिया। हाँ, शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, ये जो करेक्शन है, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ये एक मैन मेड क्राइसिस है और जिसका कोई प्रेसिडेंस इस लेवल का अभी तक हमारे पास नहीं है। तो ऑब्वियसली इसके लिए मार्केट में अनसर्टेनिटी है, जिसका खामियाजा हमारी मार्केट में भुगत रही है कि हम देख रहे हैं एक शार्प गैप डाउन और उसके बाद नेगेटिव टोन कंटिन्यू होते हुए। डिम्पी देखिए, आपने मार्च मंथ के लोज को ब्रेक कर दिया और कोशिश कर रहे थे हम उसको होल्ड करने की, काफी हद तक अभी भी उन्हीं लेवल्स के पास, 21,900 के पास, 21,964 का बेसिकली लो बनाया था जब आपने लास्ट टाइम मार्च मंथ में गिरावट देखी थी। तो आज की क्लोजिंग किस तरीके से रहती है, क्या 22,000 के ऊपर सस्टेन करके जाएंगे और कल किस तरीके से ओपन होगा? तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन डिम्पी यहाँ पे ज्यादा कॉशन रखने की जरूरत है। मीन्स अपने आप को बचा लेना ही अपने आप को कमा लेने वाली बात होती है यहाँ पे इस तरीके के मार्केट में। बिकॉज जिस तरीके से विक्स बढ़ा है, करीब 57-58% विक्स अभी ऊपर है, वो तो वही इंडिकेट कर रहा है कि अभी अनसर्टेनिटी हाई लेवल पे रहेगी। और क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन होता है इन जनरल, तो वो भी एक रीजन रहेगा जब तक कि वहां पे थोड़ी सी वीकनेस या थोड़ा सा एक रिलीफ देखने को नहीं मिलता है। तो नीचे के साइड पे आप मान के चलिए पोजिशनली, अगर मैं कहूँ तो 21,300 का जोन मुझे लगता है कि जो मेजर सपोर्ट, जस्ट इन केस यहाँ से अगर गिरावट एक्सटेंड होती है, और जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि बावजूद इस गिरावट के, अगर आप चाहें अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हेज करना, तो 17 तारीख वाली जो आपकी निफ्टी की 21,800 वाली जो पुट है, वो करीब 331 के पास अभी ट्रेड कर रही है। तो इसको एज ए हेज आप बाय कर सकते हैं। और एकदम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, कंसिडरिंग कि मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। बट अगर कोई करना चाहते हैं तो 201.50 का स्टॉप लॉस के साथ, वो एक स्टॉप लॉस के साथ आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं, ऊपर पे करीब 480-520 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। कोई और ट्रेड या कोई और स्ट्रेटजी इंडेक्स पे सर?
कुछ और बताना चाहें बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग भी? देखिए बैंक निफ्टी में डिम्पी मैं आज काफी देख रहा था कि लास्ट वीक जिस तरीके से हमने आउट परफॉर्मेंस देखी थी 2.5% के निफ्टी में कट हुए थे, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। आज क्योंकि आपने दोबारा से एवरेजेस के नीचे स्लिप हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जो आउट परफॉर्मेंस या फिर जो है कि एक हेल्प मिल रही थी बैंकिंग की तरफ से, वो शायद अभी आपको ना मिले। तो ये थोड़ा-सा रेंज बाउंड रहेगा कंपैरेटिवली। यस, अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ है बैंकिंग में, बट मुझे लगता है जब तक 50,000 को रिक्लेम नहीं कर लेते हैं बैंकिंग में, तब तक यहाँ पे भी कुछ एग्रेसिव पोजीशनिंग थोड़ा-सा अभी अवॉइड करनी चाहिए। ये शायद नियर टर्म में आपको रेंज बाउंड बायस देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में भी जैसे मैंने बताया कि कोई एग्रेसिव पोजीशनिंग नहीं, जिनके पास लॉन्ग है, एज़ अ हेज टू योर लॉन्ग्स आप अपनी इस पोजीशन को देखिए। जो निफ्टी पुट की हमने बात की 21,800 17 तारीख वाली, इंस्टेड ऑफ लाइक कि शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अभी थोड़ा-सा मार्केट को शांत होने दीजिए, उसके बाद बहुत अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, थोड़ा शांति हो जाने दीजिए। आज तो फर्स्ट डे है, मार्केट भी अपना बेस, अपना धरातल ढूंढने की कर रहा है कोशिश। देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से 21,800 एक स्ट्रॉन्ग बेस रहना चाहिए। अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आपके सामने, ब्रेक होगा तो ये फिर किसी की नहीं सुनेगा, फिर और भी नीचे जाएगा। हाँ, ये भी अपने माइंड में सेट करके रखो। हालांकि आपके पास लॉन्ग पोजीशंस होंगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इस तरह का गैप किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आ जाएगा और बड़े गैप पे आएगा। तो इसलिए आप पुट के ज़रिए अपने आप को हेज करके रखो। मान लो यहाँ से लेवल्स टूटते हैं, 21,800 के लेवल टूटते हैं, ये गोली हो सकती है पुट। अगर नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस लगेगा, कटोगे, 70 पॉइंट से बाहर हो जाओगे, आगे निकल सकते हो, फिर आपका रखा हुआ पैसा ही बढ़ जाएगा। ठीक है, एक हेज के लिए दिया है। जिनके पास माल नहीं है तो वो ना भी लें तब भी चल जाएगा, वो सिर्फ वेट एंड वॉच करें। ये उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस पड़ी है। अब आते सीधा सीधा शेयर्स पे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पर आएंगे। पहला शेयर आज जो हरे निशान में आया था उसका नाम था गोदरेज सीपी, आज स्क्रीन पर अभी भी हरे निशान में दिखेगा। और दूसरा है जीएमआर एयरपोर्ट। ये भी कहते हैं कि इस बार की सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है। एक बार इस पे आपके रिकमेंडेशन इन दोनों शेयर्स पे अजीत सर। देखिए डिफेंसिव डेफिनेटली डिम्पी, बिकॉज़ यहाँ पे हम सबको पता है कि अंडर परफॉर्मेंस किस तरीके की झेल चुका है एफएमसीजी पैक, और अब थोड़ा-सा रिस्पाइट रिकवरी देखने को मिल रही है अपने को। गोदरेज कंज्यूमर में अपार्ट फ्रॉम मैरिको अगर मैं कहूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो 1175 के ऊपर की क्लोज तो मान के चलिए आप 1275 से लेकर 1300 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक जो क्वेश्चन चाहिए होता है मार्केट में, इस तरीके के मार्केट में, वो आपको एफएमसीजी स्टॉक्स में मिलेगा, जिसमें से कि आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है या बनाना चाहते हैं, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए, कैश मार्केट में रखिए, और इस पूरी पोजीशन के लिए 1100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, ऊपर पे करीब 1250 से 1275 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा नाम जो जीएमआर एयरपोर्ट का, तो डिम्पी एक डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया। सिंपल बेसिस की आउट परफॉर्मेंस इस तरीके के मार्केट में अगर कोई दिखा रहा है, अपने मेजर एवरेजेस को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आने वाले टाइम में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। तो करीब 82 के पास हमने रिकमेंड किया था, 79 का एक स्टॉप लॉस, 89 तक के टारगेट्स के लिए। तो एंटिसिपेशन ये है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से, बट 79 के लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, और ऊपर पे करीब 87 88 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो जीएमआर एयरपोर्ट तो खैर अपने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया हुआ है। 89 तक के टारगेट्स हैं, 10 रुपये, यानी कि 10% से ज़्यादा की तेज़ी आपको इस शेयर में दिख सकती है। और एक गोदरेज सीपी जो पहली बार हर निशान में पहुंचा, जो सुबह 1000 पॉइंट निफ्टी था, उस पर भी मुहर लगी है। तो 2 शेयर हो गए फाइनल। शॉर्ट कवरिंग के फटाफट से 2 शेयर पता कर लेता हूँ, फिर ब्रेक लेंगे। एक ही शेयर है इनफैक्ट, डिलीवरी। एक बार इसको ज़रा चेक कर लेना सर, आज 2 शेयर तो निकले ही नहीं। एक ही शेयर है डिलीवरी। बिल्कुल डिम्पी, देखिए यहाँ पे अब जो इतनी पिटाई के बाद कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है जो रीसेंट स्विंग लो थे उनको डिफेंड करने की। आज के दिन पे प्राइस एक्शन वॉल्यूम दोनों ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बायर्स एग्रेसिव है ऊपर पे, बट सेलर के लिए एक 270 का एक हर्डल जो उसने बना रखा है, वो ब्रेक होने के बाद एक अच्छा रिकवरी रिबाउंड देखने को मिल सकता है इसमें।
जो कि स्टॉक को करीब पुश कर दे आपका 295 से लेकर 300 तक के लेवल्स। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं, या फिर हल्के हाथ से थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं 250 के एक स्टॉप लॉस के साथ 300 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन।